आप सभी का डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। कल की वीडियो में हमने देखा था कि परियोजना कार्य क्या है। आज हमें ये देखना है कि परियोजना कार्य के स्तर कौन कौन से हैं, किन किन स्टेज पर परियोजना कार्य को पूरा किया जाता है। तो देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है उस कार्य से संबंधित योजना बनाना। क्योंकि अगर हम किसी योजना से हम कार्य करते हैं, शुरू करते हैं कार्य को योजना बनाकर, तो हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। और बिना योजना बनाए हम कार्य करते हैं तो हम समय भी ज़्यादा लगाते हैं और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। योजना बनाने से समय, धन और परिश्रम की क्या होती है, बचत होती है और कार्य भी जल्दी हो जाता है। तो हम अब ये देखेंगे कि परियोजना कार्य को, संपूर्ण प्रक्रिया को हमने किस तरह विभाजित किया है। तो देखिए, हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है परियोजना कार्य का आयोजन, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। दूसरा भाग होता है तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ द डाटा और द फैक्ट। तीसरा कार्य होता है कि तथ्यों का विश्लेषण और निर्वाचन, यानी एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फैक्ट्स। फोर्थ, हम इसका भाग विभाजित करते हैं तथ्यों का प्रदर्शन, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट कार्य पूरा किया जाता है, किसी भी अवस्था में पूरा किया जाता है, किसी भी क्षेत्र का होता है, उसको हम क्या करते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले चरण में हम क्या करते हैं। परियोजना जो कार्य है उसका जो आयोजन किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आयोजन में, फर्स्ट है समस्या का चयन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, परियोजना कार्य के लिए हमें समस्या का चुनाव करना होगा कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी परियोजना को शुरू करने का सबसे पहला कार्य यही होता है कि आप समस्या का चुनाव करें। किसी समस्या का अध्ययन करना, उस समस्या के बारे में तथ्य इकट्ठे करना, उस समस्या का चुनाव करना। उसके लिए हम कई काम करते हैं, जैसे समस्या का चुनाव करना चाहिए जिसमें अध्ययनकर्ता की रुचि हो, वही समस्या चुने ताकि वह ज़्यादा परिश्रम और काम कर सके। अध्ययनकर्ता उस समस्या तथा उस संबंधित अन्य पक्षों का पहले से ही ज्ञान होना चाहिए ताकि परियोजना कार्य अच्छी तरह से पूरा हो सके। समस्या को चुनते समय उद्देश्य को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। समस्या का चुनाव साधनों की सीमा के अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपने ऐसी समस्या का चुनाव कर लिया कि आपको कहीं विदेश में जाके उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा और जेब में हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जब भी किसी समस्या का चुनाव करते हैं तो उसमें हमें ये भी देखना है कि हम कितना समय लगा सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, हमारी नॉलेज कितनी है, हम उस काम को कैसे कर सकते हैं। ये सोच के हमें समस्या का चुनाव करना चाहिए। दूसरा करना होगा इसमें कि लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि जब भी कोई भी आयोजन है, आयोजन के दूसरे स्तर पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो लक्ष्य का निर्धारण आता है। जब लक्ष्य निर्धारण हो जाता है तो उसमें प्रयोग होने वाली पद्धतियों और तकनीकों के बारे में सोचना पड़ता है। उद्देश्य या लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना है, डिजाइन ऑफ सर्वे करना पड़ता है। आसानी से बनाया जा सकता है। हम एक सर्वे करते हैं, डिजाइन बनाते हैं कि किस तरीके से मैं सर्वे करूँगा, कैसे मेरा जाने का साधन होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या समस्या, इसके बारे में बातें करना होगा। फिर हम क्या करते हैं, तीसरी चीज़ उसमें सर्वेक्षण का संगठन करते हैं। समस्या तथा लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस कार्य के लिए उचित संगठन बनाए जाने की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। संगठन के लिए एक सर्वेक्षण पद्धति को बनाया जाता है। उसमें सर्वेक्षण के निर्देशन, प्रमुख सर्वेक्षण इत्यादि सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, लिखे होते हैं। और उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण का संगठन करते हैं। फिर हम अध्ययन क्षेत्र को परिसीमित करना होता है, या हमें ये देखना होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उनको हम किस एरिया तक हमें लक्षित करना। अगर अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, जरूरी है कि वह सभी तथ्यों को एकत्रित न करके बल्कि सिर्फ उन्हीं तथ्यों को इकट्ठा करे जो उसके अध्ययन के लिए जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि सभी तथ्य उनके अध्ययन से संबंधित हो, इसीलिए उनको अपने तथ्य क्षेत्र को परिसीमित करना होगा। यानी कि किन किन इस माध्यम से प्रश्नों को पूछना है। ये नहीं है कि हर प्रश्न पूछे। अगर आपको सामाजिक स्थिति पर अध्ययन करना है तो आप समाज के बारे में पूछिए, और आपको राजनीति पे करना है तो राजनीति के पूछिए, अर्थशास्त्र का करना है तो आप उसके पूछिएगा। तो इसके लिए अध्ययन का जो क्षेत्र है
उसको आपको नियंत्रित करना होगा। प्रारंभिक तैयारी करनी होती है। अब कोई भी अध्ययन करता होता है, अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण के संबंध में कुछ पूर्व तैयारियां रखनी होती है, जैसे सर्वेक्षण से संबंधित विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, विशेषज्ञों से मिलना, अध्ययन में आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचना, लोगों के औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करने के तरीके पर उसको क्या करना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, सैंपल का चुनाव करना, यानी कि 6 नंबर पे वो क्या करेगा, योजना बनाने में सैंपल का चुनाव। अगर देखिए जब भी कोई अध्ययन किया जाता तो ये तो नहीं है कि हम पूरे क्षेत्र को कवर सकते हैं, हम रैंडमली कोई सैंपल लेते हैं। अगर अध्ययन करने वाली इकाइयों के सैंपल का चुनाव सही या गलत है तो ये भी अध्ययन को क्या करता है, प्रभावित करता है। सैंपल का सही चुनाव अध्ययनकर्ता की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अच्छे सैंपल का चुनाव करता है। सर्वेक्षण की सफलता और असफलता सैंपल के चुनाव पर निर्भर करती है, क्योंकि सैंपल का चुनाव करने से सर्वेक्षण का क्षेत्र सीमित हो जाता है, धन, समय और परिश्रम की बचत हो जाती है। अध्ययनकर्ता अपने समय की ओर और चीज़ों की ओर क्या करता है, ध्यान केंद्रित कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो क्या रहता है, सफल रहता है। उसके बाद होता है कि बजट बनाना। अब देखिए प्रिपरेशंस ऑफ द बजट, नेक्स्ट स्टेज होगा, उसमें होगा कि बजट बनाने का, जो कि सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर सर्वेक्षण को सुचारू रूप से चलाना है तो एक संतुलित बजट की ज़रूरत होती है। बजट को अपने सर्वेक्षण तथा साधनों दोनों को ध्यान में रखकर हमें बनाना पड़ता है, नहीं तो सर्वेक्षण का काम बीच में रुक जाएगा अगर पैसों के अभाव में। अब मान लीजिए आपको कई ज़िले कवर करने होते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं तो आपको किराया भी चाहिए होगा, कहीं पर पेपर भी चाहिए होता है, पेन भी चाहिए होता है, लोगों को इकट्ठा करते हैं तो उस समय भी हमें आयोजन करना होता है, प्रश्नावली बनानी होती है, उसके लिए भी कागज़ वगैरह चाहिए होता है। तो देखिए पैसा जो होता है वो तो रिसर्च में लगता है, तो उसके लिए हमें प्रबंध करना है कि कौन सा पैसा, कितना पैसा हमें कहाँ खर्च करना होता है, तभी ये कार्य सफल तरीके से प्रयोजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट करना बड़ा आसान होता है, प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है, प्री सेटअप काम करना पड़ता है। सबसे पहले कार्य को आपको पूर्ण रूप से सेट करना होता है, मेंटली भी सेट करना होता है। नेक्स्ट आएगा कि 9 नंबर पे अध्ययन पद्धतियों का चुनाव करना। अब देखिए जब आप किसी फील्ड में उतर रहे हैं, आपको किसी स्थान पर पहुंचना होता है, तो सबसे पहले आप यही तय करेंगे कि मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, कार का करेंगे, गाड़ी का करेंगे, आप पैदल जाएंगे। इसी तरह कोई भी काम पूरा करना होता है तो सबसे पहले हमें सिलेक्शंस ऑफ द मेथड्स ऑफ द स्टडी पर हमें ध्यान देना होता है। परियोजना कार्य में अध्ययन पद्धतियाँ हमेशा समय, धन, सर्वेक्षण की प्रकृति, कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर चुनी जाती है। अलग अलग विषयों में अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। एक ही सर्वेक्षण में 2 पद्धतियाँ भी प्रयोग की जा सकती है, परंतु इनका चुनाव पहले से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने समस्या का चुनाव तो कर लिया और उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि किस तरह जाना। मान लो आपको कहीं जाना है तो आप सोचते हैं कि चलो यहाँ तक मेट्रो में बैठ ले, कि आगे बस में बैठ लेंगे, फिर उसमें बैठ ले। ऐसे चलोगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचोगे। तो इसलिए जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसमें जो भी साधन होता है उसका हमें पहले से चुनाव करना पड़ता है कि मुझे साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना, प्रश्नावली का विधि का करना है, सर्वेक्षण का करना है, ऐतिहासिक का करना है, यानी कि किसी भी विधि का प्रयोग करना है तो उसको आपको पहले से तय करना होगा और उसके ऊपर आपको सोच के प्रश्नों की सूची भी बनानी होगी। नेक्स्ट आएगा अध्ययन में यंत्रों का प्रयोग, प्रिपरेशंस ऑफ द स्टडी टूल्स। भाई किन किन टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी सर्वेक्षण कार्य के सफल और असफल होने में, उसमें प्रयोग में होने वाले यंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन इत्यादि जैसे यंत्रों को सावधानीपूर्वक क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तैयार करना भी चाहिए। सर्वेक्षण असफल हो जाएगा नहीं तो, इसलिए सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए आपको यंत्रों का निर्माण करना होगा। यंत्रों का मतलब ये नहीं है कि आपको बंदूक, चाकू, छुरा रखना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की सूची बनानी होगी
किस तरीके से आप उनके मन की बातों को निकला सकते हैं। इसके लिए सही तथ्य प्राप्त करने के लिए आपको कभी कभी नरम गरम हैं, अच्छे बुरे कई तरह के प्रश्न पूछने होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी समझना होता है, जब जाके कोई हमें अपनी सही सूचना बताता है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि कार्यकर्ताओं का चुनाव तथा प्रशिक्षण करना। देखिए, जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते, सर्वे करते, तो वो एक आदमी का काम नहीं होता, उसमें टीम वर्क से भी काम किया जाता है। तो जो व्यक्ति उसमें काम करते हैं तो उसको हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव तथा प्रशिक्षण भी सर्वेक्षण को प्रभावित करता है। यंत्रों के निर्माण के साथ साथ ईमानदार व्यक्ति चाहिए, निष्ठावान व्यक्ति चाहिए। कार्यकर्ताओं का चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रशिक्षण में भी देना चाहिए ताकि अध्ययन कार्य में एक रूपता और उसकी विशेषता लाई जा सके। अब देखिए, ये नहीं है कि हम जब सर्वेक्षण में काम करने के लिए हम किसी व्यक्ति को लगाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में भेजते हैं, तो उनका भी एक तरह से हमें नॉलेज का पता होना चाहिए, किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे, सच्ची रिपोर्ट लेके आ रहे हैं या झूठी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी सर्वेक्षण होता। इसमें क्या, प्री टेस्टिंग एंड द पायलट स्टडी। अब इसमें देखिएगा क्या है, इसमें ये होता है कि सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पूर्व परीक्षण में हमें प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की उपयोगिता का पता चलना होता है। पूर्वगामी सर्वेक्षण से हमें सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है। इस तरह पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी सर्वेक्षण के अध्ययन की कमियों का पता चल जाता है तथा उन्हें समय रहते ही सुधारा जा सकता है। या तो सैंपल के तौर पर छोटा परीक्षण करना चाहिए, या और लोगों ने परीक्षण किया है उनमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमें पहले ही क्या करना होता है, पता लगा लिया जाता है। नेक्स्ट होगा सामुदायिक को परियोजना कार्य के लिए तैयार करना। अब देखिए, टू प्रिपेयर कम्युनिटी फॉर द प्रोजेक्ट। अब कौन सी सर्वेक्षण कार्य को शुरू करने से पहले हमें क्या करना होगा, समाचार पत्रों, रेडियो प्रचार के माध्यमों के लोगों के सर्वेक्षण के लिए हमें तैयार करना होगा। और आजकल तो हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इंस्टा का सहारा लेते हैं, ट्विटर का सहारा लेते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं। उनसे हम लोग क्या करते हैं, वातावरण पहले तैयार कर लेते हैं ताकि लोग मानसिक रूप से सर्वेक्षण में सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। ये बहुत बड़ा काम है। अगर कम्युनिटी का हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो हम किसी भी तरह से इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये सारे 8 स्टेप पूरे कर लिए जाते फर्स्ट पॉइंट में। तो देखिए, सबसे पहले आप समस्या का चयन करेंगे, आप टूल्स के बारे में, उद्देश्य के बारे में, किन साधनों पे सवार होके जाएंगे हैं, पहले का प्रशिक्षण किया जाएगा, उससे तुलना, इन सारी चीज़ों के बारे में करते। फिर हम अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, तथ्यों का संकलन। अब देखिए क्या होगा, तथ्यों का संकलन यानी कि इकट्ठा करना एक काम होता है जिसमें लोगों के व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है ताकि उनसे प्रश्न पूछकर तथ्य इकट्ठे किए जा सके। और ये कार्य बहुत सावधानी भरा होता है, इसमें हमें कई चीज़ों से गुजरना होता है। सबसे पहले देखिए, हम सैंपल में आई सूचना जो है, सूचना दाता जो लोग हैं जिनसे हमें सूचना लेनी है उनसे संपर्क करना होगा। फिर सूचना दाताओं से प्रश्न पूछकर सूचना हमें इकट्ठी करनी होगी। फिर परियोजना कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की देखरेख करना ताकि वह अपनी कार्य निष्ठा और ईमानदारी से सूचना इकट्ठी कर रहे हैं, ये कार्य होगा। तीसरे पॉइंट में तथ्यों का विश्लेषण तथा निर्वेचन करना होगा। इसमें क्या होगा कि तथ्यों को जब आप इकट्ठे कर लेते हैं तो उसके बाद आप उनका विश्लेषण करेंगे, उनको गहनता से जांचेंगे, निर्वचन करेंगे, जिसके लिए भी आपको कई चरणों से दूर तथ्यों का तोलना, यानी तोलने का मतलब हर एक सर्वेक्षण में कुछ कसौटियाँ रखी जाती है, कुछ मापदंड रखा जाता है, उन तथ्यों को रखकर परखा जाएगा क्या ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। फिर उसका संपादन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिंग, संपादन। उसमें क्या अगला स्तर होगा कि तथ्यों का संपादन करना। सबसे पहले ये देखा जाता है एडिटिंग में कि हर एक तरफ से सूचना आ रही है या नहीं। उसके बाद उत्तरों की जांच की जाती है ताकि कोई उत्तर भरने से छूट ना गया हो या कोई गैर जरूरी तथ्य है उनको हटा दिया जाता है। तथ्य का कोडिंग की जाती है,
कोड किए जाते हैं, भाई पहले का उत्तर इतने लोगों ने दिया, सेकंड का इतने, थर्ड ने इतने, तो इससे क्या किया जाता है, उसको उनको संख्या में बना लिया जाता है। तीसरा इसी में किया जाएगा कि वर्गीकरण और सारणीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन एंड द टेबुलेशन से जब तथ्यों का संपादन हो जाता है तो तथ्यों को समानता और भिन्नता के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों तथा वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। और इस वर्गीकरण करने के तथ्य क्या हो जाते, बहुत शॉर्ट में हो जाते, संक्षिप्त में हो जाते हैं। तथ्यों के इस वर्गीकरण की अच्छी तरह से समझने के लिए तालिका बनाई जाती है, पाई चार्ट बनाया जाता है, सारनियाँ बनाई जाती है और उसके बाद उसको अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि इससे हम बहुत ही जल्दी तथ्यों के बारे में पता लगा लेते हैं। फोर्थ स्टेप होता है इस परियोजना को पूरा करने का, वो होता है तथ्यों का प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो जो तथ्यों का प्रदर्शन भी क्या किया जाता है, दो तरीके से। एक होता है चित्रमयी प्रदर्शन, ध्यान से सुनिएगा, डायग्रामेटिक्स रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए तथ्यों को आसानी से प्रकट करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। तथ्यों को चित्रों की सहायता से दर्शाया जाता है। चित्रों की मदद से कम समय में मुख्य बातों को ज़्यादा महत्व के साथ दिखाया जा सकता है। दूसरा होगा रिपोर्ट का निर्माण करना और उसका प्रकाशन करना, नहीं कि प्रिपरेशंस एंड द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट। अब देखिए संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया का पूरे होने के बाद जब सारा काम खत्म हो जाता है तो लास्ट पॉइंट रहता है, उसका काम होता है कि रिपोर्ट का निर्माण करना और बाद में उसको प्रकाशन करना। तो पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद परियोजना कार्य जब अंतिम चरण में आ जाता है तो प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार करके उसको प्रकाशित करना होता है। रिपोर्ट तैयार करते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी को समझ में आ सके। तथ्यों को तार्किक ढंग से पेश करना चाहिए तथा विचारों को स्पष्ट करना चाहिए। तकनीकी शब्दों को स्पष्ट तथा परिभाषित करना चाहिए। तथ्यों को दोबारा भी नहीं लिखना चाहिए। आवश्यक शीर्षक तथा उपशीर्षक भी दे देना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो पाद टिप्पणियाँ भी दे देनी चाहिए। अब पाद टिप्पणियाँ होते हैं, इंग्लिश में बोलते फुटनोट्स, वो डाल देना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त की गई है, फुटनोट्स भी दे देने चाहिए। चित्र तथा तालिकाओं का भी प्रयोग करना बीच बीच में प्रकाशन की रिपोर्ट में जरूरी होता है ताकि आंकड़े आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है तथा उसे पेश कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट हमने तैयार किया। अब देखिए प्रोजेक्ट कार्य जब पूरा संपूर्ण प्रक्रिया से सारे स्टेज से गुजरता है तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लाभदायक होता है। अब परियोजना कार्य जो होता है वो ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से संबंधित है, समाज की किसी समस्या को लेकर भी हो सकता है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में पता करना, कितने प्रतिशत लोग, कौन की कैटेगरी के लोग और क्यों कन्या भ्रूण हत्या कर, ये एक समस्या है। भूगोल में पानी की समस्या हो सकती है, क्लाइमेट चेंजिंग की समस्या हो सकती है, वनों के कटाई की समस्या हो सकती है। कोई भी समस्या, चाहे वो हमारी भौगोलिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, किसी भी समस्या को लेकर हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट क्या कर सकते, तैयार कर सकते। इसी तरह का प्रोजेक्ट वर्क बनाया जाता है और इसी तरह क्या होता है, जो पीएचडी करते हैं जो लोग, वो इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से अपने रिसर्च को पूरा करते हैं। कुछ एमफिल के स्टूडेंट अपने डिसर्टेशन को पूरा करते हैं और इन्हीं चीज़ों का जब हम माइक्रो लेवल प्रयोग करते तो हम इसका टीचिंग में भी प्रयोग करते थे। तो ये था आज का हमारा परियोजना कार्य के स्टेजेस क्या क्या थे, किन किन स्टेज से गुजरकर एक परियोजना को हम क्या करते, पूरा करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए आप ये कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और ये पर्सन की PDF चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।